ये कहानी है ग्लोबलाइजेशन की, और ये इंटरनेट के बाद नहीं, 3000 साल पहले शुरू हुई थी। आज जो दुनिया ग्लोबल लगती है, क्या वो सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है या इसका इतिहास हजारों साल पुराना है? नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए आज एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना को इस तरह से समझते हैं कि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम के लिए ज़रूरी पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इंटरनेट, हवाई जहाज, बड़ी बड़ी कंपनियां, है ना? पर क्या ये कहानी सच में इतनी नई है या इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं? देखिए, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से ये चैप्टर एक सोने की खान है। इससे अक्सर 5 मार्कर के कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव वाले सवाल आते हैं। तो हम इस चैप्टर को एक कहानी की तरह समझेंगे, जिसमें एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है, ताकि आपको पूरा लॉजिक क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, दुनिया पहले कैसे जुड़ी थी? तो सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक युग से भी बहुत पहले ये दुनिया आपस में कैसे कनेक्टेड थी। हजारों सालों से यात्री, व्यापारी और तीर्थयात्री बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते थे, और वो अपने साथ सिर्फ सामान या पैसा नहीं, बल्कि नए विचार, नई फसलें और यहाँ तक कि बीमारियां भी लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। 10वीं सदी की ये नक्काशी दिखाती है कि समुद्री व्यापार उस समय भी कितना जरूरी था। इन पुराने कनेक्शंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिल्क रूट। ये कोई एक सड़क नहीं थी, बल्कि जमीन और समंदर के रास्तों का एक बहुत बड़ा जाल था, जो ईसाई युग से भी पहले से मौजूद था और 15वीं शताब्दी तक एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता रहा। पर इन रास्तों पर सिर्फ व्यापार नहीं होता था। ये रास्ते असल में कल्चर, धर्म और आइडियाज के आदान प्रदान का एक सुपर हाईवे बन गए थे। इन्हीं रास्तों से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। और ये कनेक्शन सिर्फ विचारों तक नहीं था, बल्कि हमारी खाने की प्लेट तक भी पहुंच गया। पता है, आज हम जो आलू, मक्का, टमाटर और मिर्च खाते हैं, वो सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास थे ही नहीं। ये सब तो तब यूरोप और एशिया पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। सेक्शन 2, 19वीं सदी। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब दुनिया के जुड़ने की रफ्तार अचानक से बहुत तेज हो गई और एक पूरी तरह से नई ग्लोबल इकोनॉमी ने जन्म लिया। 19वीं सदी की इस नई दुनिया को समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने 3 तरह के फ्लोज या प्रवाह की पहचान की है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये एक क्लासिक 3 मार्कर सवाल बनता है। पहला है व्यापार का प्रवाह, यानी चीजों का लेन देन। दूसरा है श्रम का प्रवाह, यानी लोगों का काम की तलाश में माइग्रेट करना। और तीसरा पूंजी का प्रवाह, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों का मूवमेंट। आइए इसे ब्रिटेन के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है। ब्रिटेन में इंडस्ट्री आई, आबादी बढ़ी, तो खाने की मांग भी बढ़ गई। सरकार ने कॉर्न लॉ हटा दिया, जिससे बाहर से सस्ता अनाज आने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ? ब्रिटेन के किसान बेरोजगार हो गए और उन्हें काम की तलाश में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। देखा कैसे एक देश की घटना ने पूरी दुनिया पर असर डाला। और इसी वजह से उस दौर में लगभग 5 करोड़ लोग, जी हाँ 5 करोड़ लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में जाकर बस गए। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कैसे गेम ही बदल दिया। पहले अमेरिका से यूरोप तक जिंदा जानवर भेजे जाते थे, जो बहुत महंगा सौदा था। लेकिन जैसे ही रेफ्रिजरेटेड जहाज आए, जानवरों को अमेरिका में ही काटकर उनका मांस भेजा जाने लगा। इससे शिपिंग का खर्चा एकदम कम हो गया और यूरोप के गरीब लोग भी अब मांस खा सकते थे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल ट्रेड को कैसे बदल दिया। सेक्शन 3, उपनिवेशवाद और ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन इस व्यापार और तरक्की का एक अंधेरा पहलू भी था, और वो था यूरोपीय उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म। इसका सबसे चौंकाने वाला उदाहरण अफ्रीका में मिलता है। 1885 में यूरोप की बड़ी ताकतों ने बर्लिन में एक मीटिंग की और उन्होंने सचमुच एक मेज पर अफ्रीका का नक्शा रखकर स्केल से सीधी लकीरें खींच दी और पूरे महाद्वीप को आपस में बांट लिया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहां कौन लोग रहते हैं या उनकी संस्कृति क्या है। 90%। ये कोई एग्जाम का स्कोर नहीं है। ये अफ्रीका के उन मवेशियों की संख्या है जो 1890 के दशक में सिर्फ एक बीमारी की वजह से मारे गए थे। इस बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट। देखिए ये बीमारी एशिया से आए इन्फेक्टेड मवेशियों के साथ अफ्रीका पहुंची और जंगल की आग की तरह फैल गई।
इसने अफ्रीकी लोगों की रोजी रोटी छीन ली क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी मवेशियों पर ही निर्भर थी। इसका नतीजा ये हुआ कि अफ्रीकी लोगों को खदानों और बागानों में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे यूरोपियन ताकतों का उन पर कंट्रोल और भी ज्यादा मजबूत हो गया। याद रखिए, रिंडरपेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 मार्क का टॉपिक है। सेक्शन 4, युद्ध और महामंदी। 19वीं सदी में जो ग्लोबल इकोनॉमी बनी थी, वो 20वीं सदी की शुरुआत में 2 बड़ी घटनाओं की वजह से पूरी तरह से बिखर गई। पहला बड़ा झटका था पहला विश्व युद्ध। इस जंग ने दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच के रिश्ते तोड़ दिए। युद्ध के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से इतना कर्ज लिया कि युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश बन गया और ब्रिटेन कर्जदार। और फिर 1929 में आई महामंदी, यानी द ग्रेट डिप्रेशन। ये एक ऐसा भयानक आर्थिक संकट था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उत्पादन, रोजगार, व्यापार सब कुछ ठप पड़ गया और इसका सबसे बुरा असर किसानों और खेती पर पड़ा। सेक्शन 5, एक नई दुनिया का जन्म। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के नेताओं ने अपनी गलतियों से सीखा। वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिससे भविष्य में फिर कभी इस तरह का आर्थिक संकट ना आए। इसी सोच के साथ 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ। यहीं पर 2 बड़ी संस्थाओं की नींव रखी गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक। इनका मेन काम था युद्ध के बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को स्टेबल रखना। तो यहाँ तक हमने चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। सेक्शन 6, बोर्ड एग्जाम स्पेशल रिवीजन। चलिए अब फटाफट जो भी सीखा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करते हैं। हमेशा याद रखिए, हिस्ट्री का मतलब है कारण और प्रभाव की एक चेन। जैसे ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ जो कि एक कारण था, तो उसका प्रभाव क्या हुआ? खाने की मांग बढ़ी। नई टेक्नोलॉजी आई जो कि कारण था, तो उससे ग्लोबल मीट ट्रेड बना, ये प्रभाव हुआ। अपने जवाब को इस तरह सोचेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए एक बहुत ही कॉमन 5 मार्कर सवाल देखते हैं। 19वीं सदी में भूमंडलीकृत विश्व को बनाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका बताइए। अब देखते हैं कि इसका एक परफेक्ट जवाब कैसे लिखा जा सकता है। एक शानदार जवाब के लिए हमेशा एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करें, फिर 4 से 5 पॉइंट्स में अपनी बात रखें, जैसे रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेशन का एग्जाम्पल। हर पॉइंट को थोड़ा समझाएं और आखिर में एक अच्छा सा निष्कर्ष यानी कंक्लूजन जरूर लिखें। अब जल्दी से इस चैप्टर की सबसे जरूरी तारीखों पर एक नजर डालते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए बहुत जरूरी हैं। 1815 नेपोलियन के बाद का यूरोप, 1885 बर्लिन कॉन्फ्रेंस जिसमें अफ्रीका को बांटा गया, 1890 का दशक रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका में तबाही मचाई, 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1929 महामंदी की शुरुआत और 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, तो चैप्टर का एक फाइनल रैपिड फायर रिकैप। जो मेन कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं वो हैं सिल्क रूट, फूड ट्रैवल्स, 19वीं सदी के 3 प्रवाह, इंडस्ट्रियल डिमांड और माइग्रेशन, रेलवे और स्टीमशिप, अफ्रीका में उपनिवेशवाद, रिंडरपेस्ट, महामंदी और आखिर में ब्रेटन वुड्स संस्थाएं। तो याद रखिए, इतिहास सिर्फ तारीखें रटना नहीं है। अगर आपने इस चैप्टर की कारण और प्रभाव वाली चेन को पकड़ लिया तो ग्लोबलाइजेशन का पूरा लॉजिक आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे।